हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। ये यूपी ट्रिपल एससी जो है उसकी जो परीक्षाएं हैं, जिसमें वीडियो की परीक्षा तो अभी हो चुकी है, बाकी जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा है, पेट का 2023 का परीक्षा आने वाली है। इसके अलावा यूपी पीसीएस की जो परीक्षाएं हैं, एमपी पीएससी की परीक्षाएं हैं, ठीक है, एमपी पीएससी की परीक्षाएं हैं, ठीक है। इसके अलावा आरओ एआरओ की परीक्षा होती है। उन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला स्टार्ट की है। उस श्रृंखला का ये 7वां वीडियो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 301 से 350, 301 से 350 तक ये 50 क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ये लगभग सभी परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी के अकॉर्डिंग तो है ही, इसके अलावा जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में भी ये जो है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन्हीं श्रृंखला का ये भाग 7 को हम स्टार्ट करते हैं। इस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन और ये ओवरऑल 301वां क्वेश्चन है तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं। ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी, इशामी और इब्न तूता। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। ये जियाउद्दीन बर्नी जो है, इन्होंने तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक लिखी हुई है। ये जो जियाउद्दीन बर्नी है, ये मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ये रहे हैं, और फिरोज शाह तुगलक के जीवन काल पर आधारित ही इन्होंने ये तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक लिखी है। बाकी जियाउद्दीन वर्नी का एक नाम इंपॉर्टेंट इसलिए भी आता है बिकॉज जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें बोला हुआ था कि और इस तरह राजा को प्रजा और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर यह स्टेटमेंट दिया था। यह स्टेटमेंट भी जियाउद्दीन वर्नी के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है बाबर, बाबरनामा ये किताब है, किताब का नाम है और लिखने वाले का नाम है बाबरनामा बाबर के। दूसरा है शाहजहां नामा मोहम्मद ताहिर, हुमायूं नामा हुमायूं और तुजुक ए जहांगीर जहांगीर द्वारा। तो इसमें सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी है, ये जो हुमायूं नामा है ये हुमायूं द्वारा नहीं लिखी गई है, ये इनकी बहन है गुलबदन बानो बेगम, ठीक है, गुलबदन बानो बेगम द्वारा ये लिखी गई थी, हुमायूं की बहन के द्वारा, हुमायूं के जीवन पर आधारित। बाकी सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? आगरा, दिल्ली, रंगून और ग्वालियर। तो इसकी जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। ये रंगून में जो है वो मुगल शासक बहादुर शाह जफर की जो है मृत्यु हुई थी 1862 ईस्वी में, ठीक है। 1862 ईस्वी में ये मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। एक्चुअल में जो 1857 की क्रांति हुई थी, क्रांति के पश्चात जो है वो अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहाँ है, रंगून निर्वासित कर दिया था और वहीं पर रंगून में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन ऐसे भी पूछा जाता है कि किस मुगल सम्राट की मृत्यु जो है वो देश के बाहर हुई थी, ऐसा भी पूछा जाता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? आसफउद्दौला, सआदत खां, गजाउद्दौला और सफदर जंग। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये सआदत खां जो है ये अवध का पहला नवाब था। ये एक्चुअल में 1722 में मुगल सम्राट जो थे मोहम्मद शाह थे, ठीक है। ये दिल्ली के जो सुल्तान थे या मुगल सम्राट थे, तो इन्होंने सआदत खां को यहाँ इसको अवध में भेजा हुआ था 1722 ईस्वी में। इसका सूबेदार इन्होंने इसको नियुक्त किया था और सूबेदार नियुक्त होते ही सआदत खान ने क्या है, खुद को स्वतंत्र रूप से काम करना स्टार्ट कर दिया था और उस तरह से इसको अवध का पहला नवाब माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? कोतवाल, दरोगा, फौजदार और सूबेदार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये कोतवाल जो है मुगल काल में जो है पुलिस बल का मुखिया होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? शंकराचार्य, नामदेव, चैतन्य और तुकाराम। तो ये तुकाराम जी जो हैं ये शिवाजी के समकालीन थे, ठीक है। ये इन्होंने ही क्या किया है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को इन्होंने आगे बढ़ाया, तुकाराम जी ने, शिवाजी के समकालीन। अगला क्वेश्चन है, निम्न भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? ऑप्शन है शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। तो इसका जो सही जवाब है, आप देखेंगे गुलाम वंश में दूसरा जो शासक आता है इल्तुतमिश, ठीक है। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश आता है, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है, खिलजी वंश का ये दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी है। तो इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश के बाद आपका अलाउद्दीन खिलजी आया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जब
जब मुगल साम्राज्य स्थापित होता है दिल्ली में, तो बाबर के बाद हुमायूं के शासनकाल के बीच बीच में आपको शेरशाह सूरी का काल दिखाया जाएगा, और शेरशाह सूरी के बाद फिर अकबर आता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद शेरशाह सूरी आया, और शेरशाह सूरी के बाद अकबर आया। तो ऑप्शन हो गया चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? ऑप्शन है आपके पास रामानुज, माधवाचार्य, रामानंद और रामदास। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये रामानंद जी को माना जाता है कि भक्ति आंदोलन को ये लोग दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लेके आए हैं। ये रामानंद जी जो हैं ये रामानुजाचार्य के शिष्य हैं, और ये सगुण भक्ति धारा के उपासक हैं। ठीक है, रामानंद जी जो हैं वो सगुण भक्ति धारा के उपासक हैं। उस समय पे दो भक्ति धाराएं थी, सगुण और निर्गुण, जिसमें रामानंद जी सगुण भक्ति धारा के उपासक हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर कीजिए। आपका पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध, प्लासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध और तालीकोट का युद्ध। ऑप्शन है 1565, 26, 75 और 76, 1757 और 1576। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये आपका आता है 1526 में। ये होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी, और उसके बाद ही जो है वो दिल्ली में मुगल साम्राज्य की जो है स्थापना हुई है। तो पानीपत का पहला युद्ध हो गया 1526 में। प्लासी का युद्ध जो है वो अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ये 1757 में हुआ था। ठीक है, जो भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ है उसके लिए दो ऐतिहासिक युद्ध है। इसमें एक प्लासी का युद्ध है और दूसरा बक्सर का युद्ध है। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद ही जो है अंग्रेजों का भारत पे सीधा जो है नियंत्रण स्थापित हुआ था। इसके बाद जो है हल्दी घाटी का युद्ध है, ये आपका आता है 1576 में। ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और उसके बाद चौथा आता है तालीकोट का युद्ध, 1565 में हुआ था। ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। ठीक है, बिकॉज आपने पानीपत का, हल्दी घाटी, प्लासी बहुत बार सुना होगा। तालीकोट का युद्ध जो है वो भारत के दृष्टि से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में जब आप दक्षिण भारत में देखेंगे तो वहां पे एक विजयनगर साम्राज्य है, और उसके पैरेलल में और साम्राज्य थे। अहमदनगर था, बीजापुर था, गोलकंडा था, बीदर था और बरार था। ये भी जो है वो शासन उस समय थे, रियासतें थी। तो ये जो तालीकोट का युद्ध हुआ है इसमें विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बीदर, इन 4 राज्यों ने जो है मिलकर युद्ध किया हुआ था। ठीक है, ये तालीकोट नामक स्थान पे हुआ था। उसमें गांव है एक राक्षस तांगड़ी, गांव का नाम है राक्षस तांगड़ी। तो इसको राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी बोला जाता है, तालीकोट का युद्ध तो बोला ही जाता है, और बन्नी हट्टी का युद्ध भी इसको बोला जाता है। ये 23 जनवरी 1565 ईस्वी को लड़ा गया, और इस युद्ध के पश्चात ही जो है वो विजयनगर साम्राज्य का क्या है, पतन ऑफिशियली स्टार्ट होना हो गया है। यहाँ पे जो विजयनगर की सेना है उसका नेतृत्व राम राय ने किया, और जो संयुक्त सेना थी अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बीदर की, इसका जो नेतृत्व किया ये अली आदिल शाह ने इसका नेतृत्व किया है। ठीक है, तो ये तालीकोट का युद्ध इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को यहाँ पॉज करके ये सारी डिटेल अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको लिख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है तालीकोट का। तो अब कूट देख लेते हैं क्या है इसका। पहले का है तीसरा, ठीक है, पहले का दूसरा, बी का तीसरा, ठीक है, और इसका तो आंसर आपका ए बन जाता है। 2, 3, 4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता? 1333 ईस्वी इब्न बतूता भारत पहुंचे, 1506 गुरु नानक देव का जन्म, 1290 मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया, और 1498 वास्को डी गामा जो है वो कालीकट आए। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये सही सुमेलित नहीं है। ये गुरु नानक देव जी का जन्म जो है वो 1506 ईस्वी में ना होके 1469 ईस्वी में हुआ है, 1469। ठीक है, 1469 में इनका जन्म हुआ है। तलवंडी नामक जगह पर इनका जन्म हुआ है, जो पंजाब में है, जो पाकिस्तान में भी पंजाब प्रांत है वहां पे है, और इसको ही ननकाना साहेब बोला जाता है। ठीक है, गुरु नानक देव जी का जन्म तो 1469 में है, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया? ठीक, ऑप्शन है गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव और गुरु हरराय। तो सिखों के जो 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव जी, इन्होंने जो है वो आदि ग्रंथ
संकलित किया था। आदि ग्रंथ का जो वर्तमान स्वरूप है इसी को गुरुवाणी बोला जाता है। तो इसका संकलन जो किया हुआ है ये गुरु अर्जन देव ने किया है। सिखों के जो 10 गुरु हुए हैं उसमें से ये अर्जुन देव जी जो है वो 5वें गुरु थे और इन्होंने ही अमृतसर में जो है हरमंदिर साहब की स्थापना करवाई। ठीक है, इसी हरमंदिर साहब में फिर वहीं पंजाब में राजा हुए, राजा रणजीत सिंह जी। इन्होंने इसी हरमंदिर साहब मंदिर को जो है सोने से जड़वाया हुआ था। ठीक है, इन्होंने इसको सोने से जड़वाया और इसी सोने से जड़े होने के कारण अंग्रेजों ने इसको गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर का नाम दिया। तो इसकी स्थापना जो है वो गुरु अर्जन देव ने करवाई हुई थी। बाकी मुगल शासक है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर का एक बेटा था खुसरो। ठीक है, तो खुसरो जो है जहांगीर के खिलाफ विद्रोह में था और इसी खुसरो को जो है वो गुरु अर्जन देव ने शरण दे रखी थी अपने क्षेत्र में। तो उसी से नाराज होकर जो है जहांगीर ने इनको 1606 ईस्वी में मृत्यु दंड दिया हुआ था गुरु अर्जन देव को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? ऑप्शंस हैं गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह। तो जो 10वें या आखिरी सिख गुरु जो हैं ये गुरु गोविंद सिंह जी हैं। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी हैं। इसके पश्चात ही इन्होंने ये गुरु परंपरा को समाप्त करके जो आदि ग्रंथ इनका है जिसको गुरु ग्रंथ साहिब भी बोलते हैं, ठीक है, या गुरुवाणी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला हुआ था कि अब गुरुवाणी ही आपके लिए जो है सिखों के लिए गुरु का कार्य करेगी और ये गुरु परंपरा को इन्होंने समाप्त कर दिया था। ठीक, इसके अलावा ये गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था ये पटना में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ है पटना में हुआ था 1666 ईस्वी में। ठीक, वहां पे आपको गुरुद्वारा मिलता है पटना साहिब, वहीं इनका जन्म हुआ था। और इसके अलावा इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की है और पाहुल प्रणाली की भी स्थापना की है। इसके अलावा 5 सिखों के जो प्रतीक हैं जिसको 5 काकड़ या पंच काकड़ बोलते हैं, जिसमें है केस, कड़ा, कंघा, कच्छा और कृपाण। ठीक है, जो सिखों के लिए आज भी जो है वो महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह है, इनको वो लोग धारण करते हैं। ठीक है, तो ये जो 5 काकड़ हैं ये गुरु गोविंद सिंह जी ने ये इसका प्रचार किया था, लोगों को बताया हुआ था कि आप इनका उपयोग करें। और जो नाम है इन्होंने जो अपने सिखों के नाम के आगे सिंह लगता है वो भी गुरु गोविंद सिंह के नाम के बाद गुरु गोविंद सिंह द्वारा सुझाया गया था, इनके द्वारा ही ये स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत ने के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलावेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? ऑप्शंस हैं वीरा पांड्या कोट्टाबोम्मन, राजराजा चोल, मार्तंड वर्मा और हैदर अली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मार्तंड वर्मा है। ये जो है मार्तंड वर्मा जी जो हैं ये त्रावणकोर के राजा थे। ठीक है, इन्होंने जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। एक्चुअली जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी इसकी स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में। इसमें त्रावणकोर में ये इनके त्रावणकोर के राजा हैं मार्तंड वर्मा। इन्होंने कोलवेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया को कंपनी को परास्त किया। इसके बाद एक 1759 में 1759 में वेदरा का युद्ध होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण युद्ध है भारतीय इतिहास में। वेदरा का युद्ध जो हुआ था वो डचों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने डचों को परास्त किया था और डचों को उसके बाद भारत छोड़ के जाना रहा। ठीक है, वेदरा के युद्ध के पश्चात 1759 ईस्वी में। बाकी आप लोग देखेंगे तो भारत में 4 कंपनियों के नाम दिखाए जाते हैं, पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। निम्नलिखित में कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ऑप्शंस हैं दीवार द्वीप गोवा, क्वीवल द्वीप तमिलनाडु, मुनरो द्वीप केरल और माजुली द्वीप आसाम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये माजुली द्वीप जो है आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये ताजे पानी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? ऑप्शन है बोर्नियो, अंडमान और निकोबार, ग्रीनलैंड और सिंगापुर। तो इसका सही जवाब है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ये ग्रीनलैंड है। ये जो है डेनमार्क में है, अटलांटिक महासागर में। ठीक है, डेनमार्क देश में आता है ये ग्रीनलैंड, वहां ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेनेडा स्थित है प्रशांत महासागर में, कैरिबियन सागर में, हिंद महासागर में और भूमध्य सागर में? तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, ये ग्रेनेडा जो देश है ये कैरिबियन सागर में स्थित है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, ग्रेनेडा के बारे में, ये कैरिबियन सागर में एक द्वीपीय देश है। अगला क्वेश्चन है डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? ऑप्शन है हंगरी, जर्मनी, रोमानिया और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये डेन्यूब नदी जो है वो जर्मनी में एक ब्लैक फॉरेस्ट है
जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से इसका उद्गम होता है और उसके बाद से ब्लैक सी है या काला सागर है, वहां पर ये नदी जाकर मिल जाती है। ये मध्य यूरोप में बहती हुई है, ठीक है। और जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा, तो वोल्गा के पश्चात ये डेन्यूब नदी जो है यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी या दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है और उसके बाद दूसरे स्थान पर डेन्यूब नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, ठीक है। विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। ऑप्शन है अमेजन, नील, कांगो और नाइजर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये कांगो नदी जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। एक बार विषुवत रेखा को क्रॉस करती है, उसके बाद दोबारा विषुवत रेखा को फिर क्रॉस करती है। इसी नदी को, कांगो नदी को जायरे नदी भी बोला जाता है, ठीक है। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। जैसे हमने डेन्यूब के बारे में बताया यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, वैसे ही कांगो नदी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। नील नदी के बाद कांगो नदी जो है वो अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और विश्व की अपवाह तंत्र के आधार पर जो नदियां हैं सबसे बड़ी, उसमें तीसरे स्थान पर कांगो नदी आता है। सबसे अपवाह तंत्र के बेस पे कांगो नदी विश्व में तीसरे नंबर स्थान पर आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से दुनिया के सबसे तंग घाटी कौन सी है? तंग घाटी, सकरी घाटी, कॉपर कैनियन, कोल्यक्का कैनियन, फिश रिवर कैनियन और दी ग्रैंड कैनियन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये द ग्रैंड कैनियन जो है ये विश्व की सबसे तंग घाटी है, ठीक है। ये एरिजोना प्रांत में है अमेरिका के, और कोलोराडो नदी है, ये कोलोराडो नदी जो है द ग्रैंड कैनियन को बनाने में कारक है, ठीक। कोलोराडो नदी और एरिजोना प्रांत अमेरिका में, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है? ऑप्शन है कनाडा में, गुयाना में, वेनेजुएला में और ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, ये विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो है वो वेनेजुएला में है। इसका नाम है एंजल वाटरफॉल या एंजल जल प्रपात। ये चूरोन नदी पर स्थित है, ठीक है। और वेनेजुएला जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो हुआ वो दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला देश में चुरून रिवर पर, और इसका नाम है एंजल जल प्रपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डोवर जल संधि जोड़ती है बाल्टिक सागर और बोथनिया की खाड़ी को, विस्के की खाड़ी और इंग्लिश चैनल को, इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को, सेल्टिक सागर और आयरिश सागर को। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये डोवर की जल संधि जो है वो इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को जोड़ती है, ठीक है। ये जो है इंग्लिश डोवर जल संधि ये आपकी जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है, और इंग्लिश चैनल को उत्तर सागर से ये जोड़ती है। तो कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि किन 2 देशों को अलग करती है, तो ये इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है और इंग्लिश चैनल को उत्तर सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर से कैसी जुड़ी हुई है? फ्लोरिडा जल संधि द्वारा, ओट्रांटो जल संधि द्वारा, कुक जल संधि द्वारा और डोवर जल संधि द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए है, जो मैक्सिको की खाड़ी है ये फ्लोरिडा जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। बाकी जो मैक्सिको की खाड़ी है ये अमेरिका और क्यूबा के बीच में स्थित, ठीक है। अमेरिका और क्यूबा के बीच में स्थित है। फ्लोरिडा की जल संधि द्वारा ये अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में माउंट एल्ब्रूस स्थित है। ऑप्शन है जर्मनी, स्विट्जरलैंड, रूस और यूक्रेन। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, ये माउंट एल्ब्रूस जो है ये रूस में है, और रूस में जो कॉकेसस पर्वत श्रृंखला है उस पर्वत श्रृंखला में ये स्थित है। और यूरोप की जो है वो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये कॉकेसस पर्वत की तो सबसे ऊंची चोटी है ही माउंट एल्ब्रूस, इसके अलावा यूरोप की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए सारे महाद्वीपों की सबसे ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां कौन सी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है? एशियाई नहीं, गैर एशियाई। ऑप्शन है किलिमंजारो पर्वत, एल्ब्रूस, मैकिनली पर्वत और अंकाकागुआ पर्वत, ठीक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये अंकाकागुआ जो पर्वत है ये जो है गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है, ठीक है। ये एंडीज पर्वत श्रृंखला में है और ये दक्षिणी अमेरिका में। अंकाकागुआ पर्वत जो है वो दक्षिणी अमेरिका में है, एंडीज पर्वत श्रृंखला में है। इसके अलावा ये अंकाकागुआ पर्वत जो है वो एंडीज का तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ही, दक्षिण अमेरिका का भी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ठीक है। इसके अलावा
एल्ब्रूस आपने देख लिया, ये रूस में है, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। किलिमंजारो पर्वत जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में है और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसके अलावा जो मैकिनली पर्वत शिखर है ये उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, तो ये चारों महाद्वीपों के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर हो गए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, कराकोरम, एंडीज और तिब्बत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन आपका, वो सही जवाब है इसका एंडीज पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज पर्वत श्रृंखला ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला या सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ये पूरे के पूरे दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तट है उस पूरे पश्चिमी तट पर यह पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष की सेवा आवश्यक होती है? ऑप्शन है 20 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष और 8 वर्ष। तो इसका सही जवाब है कोई व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर लेता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य हो जाता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति 10 वर्षों से या उससे अधिक उच्च न्यायालय में वकालत कर रहा है, ठीक है, एज एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो भी जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर नियुक्त होने के लिए योग्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन है लीला सेठ, फातिमा बीबी, अन्ना चांडी और सुनंदा भंडारे। तो जो एम फातिमा बीबी जो है ये भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश है। ठीक, इसके अलावा जो लीला सेठ जी हैं ये किसी भी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश का जो मुख्य न्यायालय है उस मुख्य न्यायालय की जो है वो चीफ जस्टिस नियुक्त हुई थी और भारत के किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। अन्ना चांडी जी जो हैं ये भारत की पहली महिला न्यायाधीश हैं। ठीक है, ये आजादी के पूर्व भी इनकी नियुक्ति हुई थी, जिला न्यायालय में इनकी नियुक्ति हुई थी एज जज या महिला न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी। भारत की पहली महिला न्यायाधीश है अन्ना चांडी जी। फातिमा बीबी जो है वो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश और लीला सेठ जी जो हैं ये किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, बाकी सुनंदा भंडारे जी भी हैं, ये भी महिला न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 10, 9, 7 और 5। तो इसका जो न्यूनतम संख्या है ऑप्शन डी है, ये 5 लोगों से कम की बेंच जो है संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले को नहीं सुन सकती है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। तो इसका जो सही जवाब है, वैसे ऑफिशियली जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो हैं वो इसके पहले भी इनके जो नियुक्ति को रद्द कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है कार्यालय को होल्ड करते हैं, कार्यालय में नियुक्त रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। ये अनुच्छेद 161 के तहत, यहाँ पे एक कीवर्ड है 161, अनुच्छेद 161 के तहत जो है वो सजा में हेरफेर करने की जो पावर है वो राज्यों के राज्यपाल के पास है। यही शक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति जो है वो अनुच्छेद 72 के तहत है। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान से संबंधित 4 प्रकार की जो है शक्तियां हैं, जिसमें एक है क्षमा, दूसरा है प्रविलंबन, तीसरा है परिहार और चौथा है लघुकरण। ठीक है, मतलब पूर्ण क्षमा का जो है वो अधिकार भी भारत के राष्ट्रपति के पास है, जबकि पूर्ण क्षमा करने का जो अधिकार है वो राज्यपाल के पास नहीं है। बाकी ये प्रविलंबन, परिहार, लघुकरण बाकी राज्यपाल कर सकते हैं। राष्ट्रपति की अनुच्छेद 72 के तहत और राज्यपाल की अनुच्छेद 161 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन है शारदा मुखर्जी, विजयलक्ष्मी पंडित, मार्गरेट अल्वा और सरोजनी नायडू। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। ये सरोजनी नायडू जी जो हैं ये उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल बनी हुई थी और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है?
प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी है। अनुच्छेद 155 के तहत 155 आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है। दूसरा है वो एंग्लो इंडियन समुदाय से राज्य विधानसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो इसका जो देखते हैं पहले तो ये 1/4 नहीं 1/6 सदस्य हैं। ठीक है, राज्यपाल के पास राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने की पावर है। तो पहला कथन गलत हो गया। इसके अलावा दूसरा है एंग्लो इंडियन समुदाय के, तो ये पहले राज्यपाल के पास ये शक्ति थी, परंतु 2019 में जो है 104वां संविधान संशोधन आता है, 104वां संशोधन आता है, जिसके तहत ये शक्ति जो है अब खत्म कर दी गई है। पहले जो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों का मनोनयन होता था राज्य विधानसभाओं में और लोकसभा में, वो अब समाप्त कर दिया है। अब एंग्लो इंडियन समुदाय के ऐसे सदस्यों के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो इसका पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो इसका जो जवाब हो गया ऑप्शन डी हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बिकॉज ये अभी रिसेंटली खत्म हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 123, 211, 213 और 212। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। अनुच्छेद 213 के तहत जो है वो राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यही शक्ति भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत है। और अभी यही ऑर्डिनेंस एक राष्ट्रपति अभी लेकर भी आए हैं दिल्ली में, जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स हैं उनको लेकर, जिस पर काफी विवाद भी चल रहा है। ठीक है, तो ये जो अध्यादेश आया है वो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति लेकर आए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में निम्न में किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। अभियोग या महाभियोग। ऑप्शन है राष्ट्रपति के, राष्ट्र के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। ये जो आर्थिक सुधार हुए थे भारत में, ठीक है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को बाजार के लिए खोला गया था, वो पीवी नरसिम्हा राव जी उस समय भारत के प्रधानमंत्री होते थे और मनमोहन सिंह जी जो हैं वो भारत के उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, उनके समय में ये खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे एक गैर योजना व्यय नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर का सबसे महत्वपूर्ण आइटम माना जाता है या कौन है। ऑप्शन है ब्याज का भुगतान, रक्षा व्यय, उर्वरक सब्सिडी और सार्वजनिक उद्यमों के लिए ऋण। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये जो ब्याज का भुगतान है, जो भारत जो लोन लेता है उस लोन पे जो ब्याज दिया जाता है, ये जो है अनप्लान्ड जो है या नॉन प्लान्ड जो एक्सपेंडिचर है उसका सबसे महत्वपूर्ण आइटम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं। ऑप्शन है जो थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली, सेवाएं और विनिर्मित उत्पाद। इसका सही जवाब, इसका जो है इसमें प्राथमिक वस्तुएं जो हैं वो थोक मूल्य सूचकांक में शामिल हैं, ईंधन और बिजली भी शामिल है, सेवाएं जो हैं वो मूल्य सूचकांक में, थोक मूल्य सूचकांक में शामिल नहीं है। तो इसका जो, और विनिर्मित उत्पाद इसमें शामिल है। तो इसका जो सही जवाब है वो 1, 2 और 4 ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्न में क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है। 2 प्रकार के कर हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर में क्या होता है कि करारोपण और कराधान जो है वो सेम पर्सन से होता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में करारोपण किसी और पर होता है और उसका जो भुगतान है वो किसी और के द्वारा किया जाता है। तो आयकर जो है वो सीधा क्या है, व्यक्ति की आय से, व्यक्ति से ही लिया जाता है। सेवा कर जो है ये आपका डायरेक्ट टैक्स में या प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में नहीं आता है, ये अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। तो इसका ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। बाकी संपत्ति कर और निगम कर जो है वो प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो घाटे की वित्त व्यवस्था होती है उसमें क्या होता है कि जो घाटा होता है उसकी पूर्ति के लिए अधिक मुद्रा क्या है, छापी जाती है। ठीक है, तो मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रभाव बढ़ जाता है। अब उससे क्या होता है, मुद्रास्फीति आती है, अवस्फीति आती है, मंदी आती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी ए है, मुद्रास्फीति आ जाती है। क्यों आती है, क्योंकि जब मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा बट उसके कंपैरिजन में उत्पाद नहीं होगा तो आपके पास उसी उत्पाद को खरीदने के लिए बहुत सारे खरीदार होंगे, जिस वजह से उसकी कीमत क्या है, बढ़ जाएगी और मुद्रा की कंपैरेटिव कीमत क्या है, घट जाएगी। ऐसी स्थिति को ही हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। तो घाटे की वित्त व्यवस्था जो है वो मुद्रास्फीति में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को दिखाने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। जो मोटर गाड़ियों में साइड मिरर्स यूज होते हैं वो उत्तल दर्पण होते हैं। उत्तल दर्पणों में जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो आपका होता है आभासीय होता है, ठीक है, छोटा होता है और सीधा बनता है। ठीक है, इसी वजह से आप लोग गाड़ियों के साइड मिरर में देखेंगे उसमें लिखा भी होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ठीक है, बिकॉज वो आभासीय प्रतिबिंब है। ठीक, तो इस तरह से मोटर गाड़ियों की साइड में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बाकी समतल दर्पण पर जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आपका समान बनता है। ठीक है, बराबर हाइट का बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य रंग कौन कौन से, मुख्य रंग या जिनको प्राइमरी कलर्स भी बोलते हैं, लाल पीला नीला, लाल मैजेंटा नीला, लाल हरा सफेद और लाल हरा नीला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी है, लाल हरा और नीला जो है ये प्राइमरी रंग है। इसके अलावा जो भी रंग है वो सेकेंडरी रंग है, द्वितीयक रंग है। और इन तीन प्राथमिक रंगों को मिलाकर हर प्रकार का रंग जो है वो बनाया जा सकता है। इन्हीं को प्राइमरी कलर्स या प्राथमिक रंग या मुख्य रंग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। निकट दृष्टि दोष जो है वो इसमें आपको क्या होता है कि पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं जो है आपको साफ नहीं दिखाई देती हैं। ऑप्शंस हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरोपिया, मायोपिया और एस्टिग्मैटिज्म। ठीक है, तो इसका सही जवाब है वो आपका ऑप्शन सी है, मायोपिया को ही हम लोग निकट दृष्टि दोष के रूप में जानते हैं। बाकी आप लोग देख लीजिएगा कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के करेक्शन के लिए किस तरह के लेंसेज की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो वो किस तरह का लेंस यूज करेगा, उत्तल दर्पण यूज करेगा या अवतल दर्पण यूज करेगा, ये आप देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है, यह कौन सा दर्पण हो सकता है। ऑप्शन है समतल या उत्तल, केवल समतल, अवतल और केवल उत्तल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए है, समतल दर्पण में तो हमेशा आपका प्रतिबिंब सीधा बनता ही है। इसके अलावा उत्तल दर्पण में भी जो है प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है, समतल या उत्तल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक सीधा और बड़ा, वास्तविक सीधा और छोटा, अवास्तविक उल्टा और छोटा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए है, रेटिना पर जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जिसकी सहायता से हम लोग देख पाते हैं उस वस्तु को, वो प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीतल मिश्रण है टिन और तांबा का, टिन जस्ता का, टिन तांबा और जस्ता का, जस्ता और तांबा का। तो जो पीतल जो मिश्र धातु है ये जस्ता और तांबा का मिश्रण मिलके पीतल धातु का निर्माण करते हैं। वैसे ही स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है, लोहा और कार्बन, लोहा जिंक, तांबा जिंक, लोहा निकिल और क्रोमियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी है, लोहा निकिल और क्रोमियम के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है। बाकी इनका परसेंटेज भी होता है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, किसी एग्जाम में परसेंटेज भी इसमें पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम को निम्नलिखित में किसकी श्रेणी में रखा गया है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोमर और आइसोकोर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये तीनों जो हैं वो आइसोटोप हैं। आइसोटोप वो हैं जिनको पीरियोडिक टेबल जो है एक ही स्थान पर रखा जाता है। इनका परमाणु क्रमांक तो सेम होता है, अर्थात इनमें प्रोटॉनों की संख्या जो है वो समान होती है, किंतु इनकी न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण इनका परमाणु भार जो है वो भिन्न भिन्न होता है।
ठीक है। और चूंकि जो पीरियोडिक टेबल है उनमें जो परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा जाता है, तो आइसोटोप्स को एक ही स्थान पर रखा जाता है, बिकॉज इनके परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं। तो ये जो है तीनों क्या है, आइसोटोप है। ठीक है। और ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ठीक है। ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम तीनों जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जितना है उतना ही इन तीनों का परमाणु क्रमांक भी है। ये समान स्थान पर पीरियोडिक टेबल में रखे गए। अगला क्वेश्चन है, जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो गैस निकलती है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है निकलती है जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एथिलीन ग्लाइकोल को एंटी फ्रीज या हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर उसे कार के रेडिएटर की सफाई हेतु प्रयुक्त किया जाता है। यह केवल पानी के हिमांक को कम करता है, यह केवल पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है, यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। ठीक है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है, जो क्या करता है, ये एथिलीन ग्लाइकोल जो है एंटी फ्रीज के रूप में ये पानी के हिमांक को कम कर देता है और क्वथनांक को बढ़ा देता है। अर्थात क्या होगा कि पानी जो है, मान लीजिए अगर -10 डिग्री पे पहले जम रहा था तो अब -10 पे नहीं जमेगा, हो सकता है जमने के लिए इसको -15, 20, 25 तक ले जाना पड़े। तो इस तरह से इसका हिमांक घट जाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है। पहले 100 डिग्री पर भाप में परिवर्तित हो रहा था, हो सकता है अब 120, 130 डिग्री पर ये भाप में परिवर्तित हो। तो जो एथिलीन ग्लाइकोल अगर आप पानी में मिला देंगे तो इसके पानी के हिमांक को कम भी कर देगा और क्वथनांक को बढ़ा भी देगा। इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है। इसके बाद ये जो क्वेश्चंस है इनके आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इस आंसर में ये 350 का आंसर बी जो है वो गलत लिख गया है। ये यहाँ पर डी होगा। जब हम आपके इसकी पीडीएफ देंगे उस पीडीएफ में इसका करेक्शन हम कर देंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं। इनकी पीडीएफ जी आप ले सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू। ये टेलीग्राम का आपको यहाँ पर यूजर नेम दिया है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो है वो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा डेली क्वेश्चंस के शॉर्ट वीडियोस भी अवेलेबल हैं, वो आपको इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं, आप इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, फेसबुक पर भी अवेलेबल हैं, तो वो सब आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके साथ आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे आप हमें प्लीज लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके जो अन्य मित्र हैं जो प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके बीच में आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आज इतना ही, बाकी आगे और क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।